साल है 2025। जगह नोएडा का सेक्टर 77। यहाँ एक आम सा दिखने वाला घर है जिसे अब लोग सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, द वैनिशिंग हाउस। यानी वो घर जहां से लोग गायब हो जाते हैं। क्योंकि इसी घर से एक पूरा का पूरा परिवार रातों रात ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। बिना किसी शोर के, बिना किसी सुराग के। और बस इसी एक रात ने इस केस को हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा रहस्यमयी गुमशुदगी के मामलों में लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर कौन थे ये लोग? इससे पहले कि हम उस रात की खामोशी में खो जाएं, चलिए पहले उस परिवार से मिलते हैं। शर्मा परिवार, एक बिल्कुल आम सा खुशहाल मिडिल क्लास परिवार जिनकी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी। घर के मुखिया थे रोहित शर्मा, एक आईटी प्रोफेशनल। उनकी पत्नी अंजलि, एक होममेकर। और इन दोनों की पूरी दुनिया थे इनके दो बच्चे, 12 साल का अर्नव और 8 साल की छोटी सी रिया। 12 जनवरी 2025 की शाम सोसाइटी के सीसीटीवी ने उन्हें आखिरी बार कैद किया था। चेहरे पर मुस्कान थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसे पता था कि ये उनकी आखिरी मुस्कान होगी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। देखने में ये किसी भी और आम रात जैसी ही थी, पर ऐसा था नहीं। रात के 1 बज रहे थे। पड़ोसियों के कानों में घर से आती हल्की फुल्की आवाजें पड़ रही थीं। टीवी चल रहा था, शायद बच्चे आपस में बात कर रहे थे। सब ठीक था। फिर ठीक 1:17 पर अचानक सब कुछ बंद हो गया। शर्मा परिवार के फ्लैट का सीसीटीवी कैमरा ऑफलाइन हो गया। सिग्नल लॉस्ट। और फिर लगभग 2 घंटे बाद उतनी ही अजीब तरह से सुबह 3:04 पर कैमरा अपने आप वापस ऑनलाइन आ गया। लेकिन यहां एक बहुत अजीब बात थी। उस पूरी सोसाइटी के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा बंद हुआ था, शर्मा परिवार का। बाकी सब परफेक्ट काम कर रहे थे। तो ये साफ था, ये कोई मामूली टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये कुछ और ही था। अगली सुबह हुई, दूध वाला आया, न्यूज़पेपर वाला आया, पर दरवाजा नहीं खुला। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो घबराए पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो मंजर था उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर सब कुछ ऐसा था जैसे वक्त एक पल में आकर ठहर गया हो। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना लगा हुआ था, पर एक निवाला भी नहीं खाया गया था। टीवी अब भी चल रहा था। मोबाइल फोन्स आराम से चार्जिंग पर लगे हुए थे। पास में ही एक कप में चाय रखी थी, आधी पी हुई, पर अब तक बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा था। ना कोई तोड़फोड़, ना कोई लड़ाई झगड़े का निशान। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय उस परिवार के। रोहित, अंजलि, अर्नव, रिया, चारों के चारों गायब थे, जैसे हवा में ही कहीं फना हो गए थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जैसे जैसे वो जांच आगे बढ़ी, उनके हाथ ऐसे ऐसे सुराग लगे जो इस मामले को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझाते जा रहे थे। ऐसे सबूत जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। सबसे पहले तो घर की दीवारों पर मिले वो निशान, अजीब गहरे खरोंचों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने पंजों से दीवार को छीलने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल ये था कि ये निशान किसने बनाए? क्या कोई या कुछ बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था? 1 घंटा और 47 मिनट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से ये वक्त पूरी तरह से गायब था। रात के 1:17 से लेकर सुबह के 3:04 के बीच का समय। इस दौरान क्या हुआ, उस घर के अंदर कौन आया, कौन गया, क्या क्या हुआ, ये राज उन्हीं 1 घंटे और 47 मिनट के अंधेरे में कहीं दफन हो चुका है हमेशा के लिए। इन्वेस्टिगेशन का तीसरा दिन था। पुलिस को घर के पीछे झाड़ियों में एक डायरी मिली। डायरी के ज्यादातर पन्ने खाली थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी हुई थी। एक ऐसी लाइन जिसे पढ़कर इन्वेस्टिगेटर के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था, वो वापस आ गया है और इस बार वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अब पुलिस के लिए यह मामला एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। एक बंद गली जहां हर रास्ता आगे जाकर खत्म हो जाता था। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस के पास 3 थ्योरीज थीं, लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई भी थ्योरी इन सारे अजीब सबूतों को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। पहली थ्योरी, जो आमतौर पर ऐसे केसेस में होती है, कि परिवार खुद ही कहीं चला गया। लेकिन यह थ्योरी यहीं खारिज हो जाती है क्योंकि कोई अपना पासपोर्ट, सारे पैसे, मोबाइल फोन सब कुछ छोड़कर क्यों जाएगा? दूसरी थ्योरी
किडनैपिंग। पर घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान क्यों नहीं? और बाकी के इतने सारे कैमरों ने कोई किडनैपर, कोई गाड़ी, कुछ तो नजर आता? कुछ भी नहीं। और यहीं से शुरू होती है तीसरी, सबसे अजीब और डरावनी संभावना कि जो भी हुआ वो हमारी समझ, हमारे तर्क से परे है। क्योंकि एक खास सीसीटीवी का बंद होना, दीवारों पर वो पंजों के निशान और डायरी में लिखी वो बात, ये किसी नॉर्मल क्राइम की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। साल बीत गए हैं। आज तक शर्मा परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। वो फ्लैट आज भी उसी तरह बंद पड़ा है, वीरान, धूल की परतें जम चुकी हैं। और वक्त के साथ वो जगह और भी ज्यादा बदनाम और डरावनी हो चुकी है। अब उस घर से जुड़ी सिर्फ कहानियां बाकी हैं, किस्से हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि आज भी कभी-कभी रात के 3 बजे के आसपास उस बंद फ्लैट से बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अंधेरे में उस घर का टेलीविजन अपने आप ऑन होते देखा है। और कुछ लोग तो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने बंद खिड़कियों से अंदर खाली कमरों में परछाइयों को चलते फिरते देखा है। तो आखिर हुआ क्या था शर्मा परिवार के साथ? क्या ये एक बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया क्राइम था, या फिर सच कुछ ऐसा है जिसे मानने के लिए हमारा दिमाग तैयार ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी नोएडा के उस वैनिशिंग हाउस की खामोश दीवारों में कैद है। शायद हमेशा कैद रहेगा।